सबसे पहले बात सियासत की करेंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की किताब बम से देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। जीएसटी के बहाने राहुल गांधी ने किस पर निशाना साधा? क्या यूपी में गठबंधन को लेकर अखिलेश और जयंत चौधरी में बात पक्की हो गई है? और सियासत के मैदान में रेसलर बबीता फोगाट ने किस पर साधा निशाना? आपको दिखाते हैं तमाम अहम खबरें टॉप 9 सियासी संग्राम में। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की नई किताब 10 फ्लैश पॉइंट 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्ट इंडिया में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाने पर देश में सियासत गरमाई हुई है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई में 26/11 हमले के वक्त यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए। बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी को घेरते हुए किताब को कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी से मिलकर ममता बंगाल में बीएसएफ के अधिकारिक क्षेत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी बंगाल के बाहर पार्टी के विस्तार में भी जुटी है। कल कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और जेडीयू के पूर्व महासचिव पवन वर्मा टीएमसी में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी में किया 140% विकास, जारी है अच्छे दिनों का पर्दाफाश। राहुल ने यह भी कहा कि कपड़े पर 12% टैक्स बढ़ाने से खफा कारोबारी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी आज गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। दोनों दलों में सीट बंटवारे को लेकर कल लखनऊ में फाइनल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 30 से 32 सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल 3 सीटों को लेकर पेश फंसा है। गठबंधन के ऐलान के बाद अखिलेश और जयंत चौधरी एक साथ चुनावी सफर पर निकलेंगे। आगरा में बीजेपी के युवा सम्मेलन में आई अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बबीता फोगाट ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले नारे पर निशाना साधा। बबीता फोगाट ने कहा कि प्रियंका गांधी को 50 साल की उम्र में याद आया है कि मैं लड़की हूं और लड़ भी सकती हूं। फोगाट ने तंज कसते हुए कहा कि बहन प्रियंका गांधी लड़ी तो स्मृति ईरानी थी और आपके भाई को हराया भी और भगाया भी था। पंजाब में सरकार बनाने की कोशिश में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने पंजाब की चन्नी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमृतसर में केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू साहब जनता के सही मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें दबा रही है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के 25 एमएलए और 2 सांसद समेत बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हम कचरा लाना नहीं चाहते। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि बीजेपी के साथ पंजाब में किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और आगे भी कायम रहेगा। पंजाब में चुनाव प्रचार में जुटे केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल जगह जगह घूमकर लोगों से झूठे वादे कर रहा है और चन्नी और सिद्धू देश को तोड़ने वालों के साथ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह आज विरोध जताने के लिए भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के सरकारी बंगले पर जाकर राम धुन गाएंगे। दिग्विजय सिंह के राम धुन गाने के ऐलान के बाद रामेश्वर शर्मा ने अपने घर को सजा सवार कर स्वागत के लिए होर्डिंग, बैनर और झंडे लगाए हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया था कि अगर उनके इलाके में कोई कांग्रेसी आए तो उनके घुटने तोड़ दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भाई भतीजावाद करने और काम में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं खरीद रही है। अगर खरीदी नहीं शुरू हुई तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ पीएम मोदी से मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव पर लगे गोबर घोटाले वाले आरोप पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा कि उनके दिमाग में ही गोबर भरा है तो हम क्या कहें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहां है लश्कर तैयबा के टेरर कैंप? पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सेना की क्यों है भारत के नदी नालों पर नजर? और लंदन में हिंदुओं ने क्या फैसला लिया है? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। खबर है कि लश्कर ने हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नए आतंकी कैंप तैयार किए हैं, जिनमें सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। माना जा रहा है कि लश्कर को इस काम में हक्कानी नेटवर्क और आईएसआई खुरासान की मदद भी मिल रही है। पाक सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों ने कश्मीर में आतंकियों की संख्या घटाने पर उनकी घुसपैठ की नई योजना बनाई है। इसके तहत भारत पाकिस्तान सीमा और एलओसी पर बने नदी नालों की रेकी की जा रही है, जिससे वो आतंकियों को पानी के अंदर ही अंदर भारत की सीमा में प्रवेश करवा सके। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाक नेवी और सेना लश्कर समेत कई आतंकी गुटों को इसके लिए वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान से सटी गुजरात की सीमा पर कच्छ के रण के दलदली और समुद्री इलाकों में अपनी क्षमता परख रही है। इसके तहत थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। युद्धाभ्यास को दक्षिण शक्ति इनाम दिया गया है। वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, बीएसएफ के साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी शामिल किया गया है।
भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन बॉर्डर तक दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने की तैयारी कर रही है। दुश्मन से निपटने के लिए सेना अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक्सरसाइज कर रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 नवंबर को जैसलमेर जाएंगे। यहाँ 400 पैरा ट्रूपर्स के साथ 30,000 और जवान शामिल होंगे। पाक सरकार ने इस महीने की शुरुआत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के 100 से ज्यादा आतंकियों को रिहा किया। पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी समूह के घोषित संघर्ष विराम के बदले सद्भावना दिखाने के लिए यह फैसला लिया। वहीं टीटीपी ने शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए सरकार के सामने 3 मांगे रखी है। भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन के खिलाफ आर्थिक जुगलबंदी की तैयारी की है, जहां अमेरिका भारत को यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम के तहत शामिल करने पर विचार कर रहा है। वहीं जबरन मजदूरी के मुद्दे पर चीन को सप्लाई चेन से बाहर करने की भी योजना है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। पिछले साल करक मंदिर पर हमले में शामिल 11 धार्मिक नेताओं पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान ऑल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल फंड से करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार की आपत्तियों के बावजूद नामजद आरोपियों से मंदिर के पुनर्निर्माण शुल्क के तौर पर 3 अरब से ज्यादा रुपए की वसूली का आदेश दिया था। लंदन में हिंदुओं ने एकजुट होकर किसी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं जाने का फैसला किया है। हिंदुओं ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर इसके लिए प्रदर्शन किया और कहा कि दुनिया भर में पाक रेस्टोरेंट्स का बहिष्कार किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ये फैसला सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के सम्मान में लिया गया है। पीएलए की नेवी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने के चक्कर में चीन की थल सेना बहुत पिछड़ गई है। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए के विशाल आकार की वजह से ग्राउंड फोर्स आधुनिकीकरण में पिछड़ गया है। वहीं नेवी एयरफोर्स मिसाइलों में भारी निवेश में भी पीएलए थल सेना पिछड़ गई है। आज कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर लग सकती है मुहर। यूपी को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देंगे पीएम मोदी। 29 नवंबर को संसद मार्च करने की जिद पर क्यों अड़े हैं किसान संगठन? और कानपुर टेस्ट से पहले टीम इंडिया को कैसे लगा सबसे बड़ा झटका? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। प्रधानमंत्री मोदी के 19 नवंबर को तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद आज दिल्ली में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा, जिसके बाद तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को यूपी के सीएम योगी जेवर पहुंचे। एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल जी के नाम पर कर सकती है। जेवर आने से पहले सीएम योगी ने कानपुर से ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए चेतावनी दी है कि चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी यूपी में माहौल खराब न करें, हम सख्ती से निपटना जानते हैं। केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। खुद का सरकारी डिजिटल करेंसी लाने के लिए केंद्र सरकार फ्रेमवर्क बनाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए शीतकालीन सत्र में बिल लाया जा सकता है। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि सरकार ने जो रास्ते खोले हैं उसी रास्ते से होकर 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर से किसान संगठन संसद तक मार्च करेंगे। हम पर आरोप था कि हमने रास्ता बंद कर रखा है। हमने रास्ते बंद नहीं किए। हमारा आंदोलन सरकार से बात करने का है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने भारत दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस मौजूद रहे। डीएसी की बैठक में रक्षा मंत्रालय ने 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की 5,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दे दी। भारत और रूस मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएंगे। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे विशेष विमान से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। कल 25 नवंबर को राष्ट्रपति HBTU विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह में शिरकत करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। सन 1947 में देश को मिली आजादी को भीख बताने वाले बयान से अभिनेत्री कंगना रनौत का पीछा नहीं छूट रहा है। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया, तो वहीं आगरा में वकीलों ने कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। आगरा CJM कोर्ट 25 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगा। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर आयुष मंत्रालय के सहयोग से सूर्या फाउंडेशन एवं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने रोग मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। आयुष राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजापारा ने कहा कि सूर्या फाउंडेशन पूरे देश में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाएगी, जिसमें आम आदमी से खास लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में परामर्श दिया जाएगा।
न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में होने वाले पहले टेस्ट से पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। मांसपेशियों में खिंचाव के चलते स्टार ओपनर केएल राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए पहले से ही बीसीसीआई ने कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दे रखा है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर जेडीयू का नया नारा 15 साल बेमिसाल, देश में कहां हुआ पहले व्हीकल स्क्रैप सेंटर का उद्घाटन। दो गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक शादीशुदा शख्स कैसे बना स्नैचर। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। आज बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार सरकार के 15 साल पूरे हो रहे हैं। बिहार की सत्ता पर लगातार 15 सालों से कायम सीएम नीतीश कुमार आज बिहार की जनता के बीच सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू के दिग्गज नेता और मंत्री 15 साल बेमिसाल का नारा बुलंद करने के लिए बिहार में 40 जगहों पर भव्य कार्यक्रम कर नीतीश सरकार के कामकाज का बखान करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रेटर नोएडा में देश के पहले व्हीकल स्क्रैप सेंटर का उद्घाटन किया। हाल में ही लॉन्च हुई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत हर महीने 2000 पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके कबाड़ बनाया जाएगा, जिससे प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने नोएडा में अपना पहला स्क्रैप सेंटर खोला है। स्क्रैप पॉलिसी से गाड़ियों की बिक्री 10 से 12% बढ़ेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नई खेल नीति 2021 के प्रस्ताव, लीज लैंड पर होम स्टे बनाने समेत करीब 28 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगा दी। अब बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर उत्तराखंड सरकार सर्कल रेट के 2 गुना भुगतान करेगी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ किया और वैक्सीनेशन एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गवर्नर ने लखनऊ में कोविड महामारी से अनाथ हुए 18 साल से कम उम्र के 23 बच्चों को उपयोगी किट भेंट की। राज्यपाल ने लोगों से बच्चों को संस्कारी, चरित्रवान, देश प्रेम और सेवा भाव से परिपूर्ण बनाने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने शाहदरा से एक ऐसे स्नैचर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है। पहले से शादीशुदा आरोपी आदिल मलिक की 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक डॉक्टर और दूसरी दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में नर्स है। अपनी गर्लफ्रेंड्स को महंगे गिफ्ट देने के लिए आदिल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहा था। आदिल मलिक का छोटा भाई अदनान मलिक भी स्नैचर ही है। झारखंड के पलामू में सड़क हादसे में एक शख्स देवन यादव की मौत से बौखलाए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताने लगे और जब पुलिस जबरन जाम खुलवाने लगी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया और फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को देखिए कैसे पुलिस वाले पर लोग डंडा, कुर्सी, मेज जो भी हाथ लगा लेकर टूट पड़े। हैदराबाद में एक सरफरा शख्स सीधे जंगल के राजा शेर से मिलने के इरादे से चिड़ियाघर पहुंच गया। देखिए कैसे 31 साल का साई कुमार हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क में शेर के बाड़े में कूदने के लिए चट्टानी गुफा के ऊपर चढ़ गया। साई कुमार को करीब आता देख एक अफ्रीकन शेर शिकार करने के लिए पास आकर खड़ा हो गया। तभी लोगों ने साई कुमार के इरादे को समझकर शोर मचा दिया और सुरक्षा कर्मियों ने साई कुमार की जान बचा ली। यूपी के भदोही में पुलिस ने ऐसे शातिर ठगों के गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि क्लोन चेक बनाकर लोगों के खातों से पैसा उड़ा लिया करते थे। भदोही पुलिस ने गैंग के सरगना खुशनूद खान समेत 9 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया जो क्लोन चेक बनाकर हिमाचल प्रदेश के बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के HDFC बैंक खाते से 2 करोड़ 40 लाख रुपए निकालने के लिए क्लोन चेक लगा चुके हैं। धरती की जन्नत कश्मीर में सर्दी के चलते अभी से ही जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कल श्रीनगर में इस सीजन की सबसे सर्द रात और न्यूनतम तापमान -2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग में पारा -0.6 डिग्री तो वहीं लेह में पारा -8.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में न्यूनतम तापमान और नीचे पहुंच सकता है। राजस्थान के जयपुर के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट, 12 बच्चे निकले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली एनसीआर से लौटे 5 लोग कहां निकले कोरोना संक्रमित और कहां महिलाओं ने आशा कार्यकर्ताओं से वैक्सीन लगवाने के लिए लगाई फसल कटवाने की शर्त। सदी की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर अपडेट दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना महामारी। राजस्थान के जयपुर में स्कूलों के फिर से खुलते ही बच्चों में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जयपुर के एक स्कूल में एक दिन में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। बच्चों की कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है। जिले के CMHO के मुताबिक सभी बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले 2 दिनों में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों में सभी की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम पाई गई। इसके अलावा सभी दिल के मरीज हैं। सभी की केस हिस्ट्री के बारे में शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कोरोना संक्रमण के नए मामले आने से रेस्क्यू टीम की फिर मुश्किलें बढ़ने लगी हैं।
मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के आदेश के बाद मंगलवार सभी स्कूल 100% क्षमता के साथ खुल गए। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। स्कूल पहुंचे सभी छात्र छात्राओं के पेरेंट्स से सहमति पत्र भी लिया गया है। कई महीनों बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से वैक्सीनेशन अभियान के दौरान अनोखा मामला सामने आया है। जिले के अंगई गांव में जब आशा कार्यकर्ता वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची तो खेत में फसल काट रही महिलाओं ने कहा कि फसल कटाई करनी है, इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवा सकती। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने धान की फसल कटवाने में उनकी मदद की, तब जाकर कई महिलाओं ने वैक्सीनेशन कराया। असम के गुवाहाटी के सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने ऐलान किया है कि 5 दिसंबर तक घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत वैक्सीन लगाई जाएगी और दिसंबर के अंत तक राज्य में पहली डोज 100% पूरी कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट कर और जिला आबकारी अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर वैक्सीनेशन के दूसरे डोज लगवाने पर 3 देशी शराब की दुकानों पर 10% छूट देने के फैसले को गलत ठहराया है। उनके मुताबिक ये फैसला शासन का नहीं है और इससे पीने वालों का आकर्षण बढ़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान निस्वार्थ समाज सेवा करने वाले शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक और पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विधायक और पार्षद रह चुके जितेंद्र सिंह शंटी को पद्मश्री उनके सामाजिक कार्य को देखते हुए दिया गया। कोरोना काल में उनकी संस्था के किए काम से बहुत लोगों को फायदा पहुँचा था। चीन कभी भी कोरोना के सही आंकड़े पेश नहीं करता। मंगलवार को पूरे चीन में कोरोना संक्रमण के महज 5 मामले सामने आए। चीन के स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक नए मामलों में से 3 ग्वांगडोंग और 2 सिचुआन से सामने आए। वहीं कोविड से जुड़ी कोई नई मौत दर्ज नहीं हुई है और न ही कोई संदिग्ध मामला सामने आया है। यूरोप कोरोना महामारी के संक्रमण का नया केंद्र बन गया है। ऑस्ट्रिया समेत पूरे यूरोप में कई देशों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इससे वहां के हेल्थ सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। ऑस्ट्रिया में 20 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि 10 दिन बाद इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। तालिबान कैबिनेट का विस्तार, महिलाओं को फिर जगह नहीं। पाकिस्तान में अमेरिका के छोड़े हथियार और गाड़ियां भेज रहा पाकिस्तान और G7 की क्या है चीन को घेरने की तैयारी। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कैबिनेट का विस्तार कर 27 नए चेहरों को शामिल किया है। मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर को माइंस और पेट्रोलियम कार्यवाहक मंत्री बनाया गया है। मुजाहिद की जारी एक लिस्ट के मुताबिक 25 लोगों को उप मंत्री, कॉर्प्स कमांडर और स्वतंत्र विभागों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बार भी कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं मिली है। अफगानिस्तान में तालिबान अब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के सफाई को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। तालिबान ने पूर्वी अफगानिस्तान में सैकड़ों लड़ाकों को तैनात कर दिया है। तालिबान सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए पिछले 1 महीने में 1300 से ज्यादा लड़ाकों को नंगरहार प्रांत में तैनात किया गया है। तालिबान 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जब्त किए गए अमेरिकी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों को पाकिस्तान भेज रहा है। अफगानिस्तान के एक पत्रकार द्वारा जारी वीडियो के मुताबिक ये वही हथियार और गाड़ियां हैं जो अमेरिकी सेना वापसी के वक्त अफगानिस्तान में छोड़ गई थी और अब इन पर तालिबान का कब्जा है। सीरिया में अमेरिकी सेना का इस्तेमाल किए जाने वाले खैबर अल-ज़िर सैन्य अड्डा रॉकेट हमले की चपेट में आ गया है। सना मीडिया के मुताबिक 5 मिसाइलों ने इराक से सटी सीमा पर पूर्वोत्तर सीरिया में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। अमेरिका इस इलाके में कुर्दिश फोर्स का समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन की मेजबानी में अगले महीने आयोजित होने वाली G7 की बैठक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। ब्रिटेन ने आसियान सदस्य देश मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ पहले ही बैठक कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से जारी तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। चीन ने ताइवान जलद मरुमध्य से होकर अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक पोत के गुजरने पर मंगलवार को विरोध जताया और इस क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम करार दिया। जापान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त वायुसेना की गश्त पर रूस और चीन के साथ चिंता जताई। स्पुतनिक के हवाले से कहा गया कि हमने राजनयिक चैनलों के माध्यम से रूस और चीन को क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से अपनी चिंताओं से अवगत कराया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी और चीनी सेना की हवाई गश्त में रणनीतिक हमलावर भी शामिल थे। अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए जापान और वियतनाम में एक करार हुआ है। जापान के रक्षा मंत्री नोबु किशी के मुताबिक समझौते का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। चीन के बढ़ते वर्चस्व के बीच दोनों एशियाई देश अपने सैन्य संबंधों का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। चीन को आग दिखाते हुए फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के शाओलो में रसद से भरी 2 नाव भेजी। ये रसद शाओल में पहले से तैनात फिलीपींस के मरीन गार्ड्स को पहुंचाई जा रही है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इससे पहले चीन के कोस्ट गार्ड ने वाटर कैनन चलाकर फिलीपींस की भेजी 3 नावों को रोक दिया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।